पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसने लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता की एकदम नींव हिलाकर रख दी है। सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आज सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। 90 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले 90 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इनमें से 27 लाख लोगों ने बाकायदा सबूतों के साथ अपील की कि भाई हमारा नाम गलत तरीके से काटा गया है। लेकिन उनकी सुनवाई भी अब चुनाव के बाद ही होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये लाखों वोटर जिनके पास वोट देने का संवैधानिक अधिकार था, चुनाव से ठीक पहले अचानक गायब कहाँ हो गए? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले उस बात को परखते हैं जो सबसे ज्यादा कही जा रही है कि ये जो भी नाम हटाए गए हैं ये सब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। लेकिन क्या असल आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं? देखते हैं। अब देखिए, जो बात वाकई दिलचस्प है वो इस स्लाइड पर है। इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो हटाए गए 90 लाख वोटर्स में से 63% हिंदू हैं और 34% मुस्लिम। हाँ, बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 27% है, तो उस हिसाब से 34% का आंकड़ा निश्चित रूप से ज्यादा है। लेकिन यह भी सच है कि लिस्ट से हटाए गए लोगों में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है। और ये स्लाइड तो बांग्लादेशी घुसपैठिए वाली थ्योरी को और भी कमजोर कर देती है। जरा बांग्लादेश बॉर्डर से सटी सीटों का डेटा देखिए। बागदा में 50,000 से ज्यादा नाम काटे गए, लेकिन उनमें से लगभग 47,000 हिंदू थे। इसी तरह बनगांव उत्तर में 42,000 में से 37,000 से ज्यादा नाम हिंदुओं के ही थे। तो मतलब ये खेल सिर्फ घुसपैठियों को हटाने का तो नहीं लग रहा, कुछ और ही बात है। तो अगर ये मामला सिर्फ धर्म या राष्ट्रीयता का नहीं है तो फिर है क्या? अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों को हटाया कैसे गया, उस प्रक्रिया के जरिए जिसे SIR कहा जाता है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है। आमतौर पर यह चुनाव आयोग का एक बिल्कुल रूटीन काम है। मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करना, जो लोग मर गए हैं या एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं उनके नाम हटाना, एक जरूरी लेकिन बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया। लेकिन बंगाल में जो हुआ वो न तो रूटीन था और ना ही सामान्य। चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले बड़े पैमाने पर SIR शुरू किया गया। इसके लिए एक नया बिना टेस्ट किया हुआ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियों को पकड़ता था, जैसे नाम की स्पेलिंग में छोटा मोटा फर्क या पते में कोई गड़बड़ी। और जिन लोगों को सॉफ्टवेयर ने फ्लैग किया उन्हें अंडर एडजुडिकेशन नाम की एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसके बाद उन्हें सुनवाई में जाकर अपनी पहचान साबित करनी थी। और इस नए सॉफ्टवेयर का नतीजा देखिए। मानिकचक, जहां हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है, वहां अंडर एडजुडिकेशन डाले गए 97.4% लोग मुस्लिम थे। शमशेरगंज में जहां 82% मुस्लिम वोटर हैं, वहां यह आंकड़ा 98.8% तक पहुंच गया। अब एक न्यूट्रल एल्गोरिथम ऐसे नतीजे कैसे दे सकता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये आंकड़े और प्रक्रियाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इन सबके पीछे असली इंसान हैं जिनकी जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। आइए अब कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां जानते हैं। ये हैं विंग कमांडर मोहम्मद शमीम अख्तर। 17 साल भारतीय वायुसेना में देश की सेवा की, कारगिल युद्ध में भी लड़े। बिना किसी नोटिस या सुनवाई के इनका नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया। जब ये अधिकारी के पास गए तो उनसे कहा गया कि जाइए वकील ढूंढिए। जरा सोचिए, एक सैनिक जिसने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, उसे अपनी ही नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। और ये हैं अशरफुल हक, एक रिटायर्ड टीचर जिन्होंने 12 चुनावों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम किया है, मतलब चुनाव करवाए हैं। और आज की विडंबना देखिए, उनका खुद का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है और वो वोट नहीं दे सकते। और ये समस्या किसी एक दो व्यक्ति या एक समुदाय तक सीमित नहीं है। प्रभावित होने वालों में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, एक 97 साल की महिला हैं जिन्होंने हर चुनाव में वोट दिया है, एक विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और हद तो तब हो गई जब 440 लोगों का एक पूरा का पूरा गांव ही लिस्ट से गायब कर दिया गया। जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों के अधिकार छीने जा रहे हों तो सवाल उन संस्थानों पर भी उठता है जिनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा करना है। तो चलिए अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को रोक सकता था, लेकिन हर मोड़ पर अदालत के फैसलों ने इस प्रक्रिया को आगे ही बढ़ने दिया।
चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की इजाजत देना, एक बिना परखे सॉफ्टवेयर को मंजूरी देना, एक नए एडजुडिकेशन सिस्टम को अधिकृत करना और आखिर में ये फैसला देना कि जिनकी अपीलें हैं वो चुनाव के बाद सुनी जाएंगी। और अदालत का तर्क क्या था? तर्क ये था कि एक फेयर अपील प्रोसेस बनाने में 50-60 दिन लग सकते हैं और सिर्फ इसलिए किसी को वोट देने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका नाम पिछली लिस्ट में था। मतलब प्रक्रियात्मक देरी एक नागरिक के वोट देने के मौलिक अधिकार से ज्यादा जरूरी हो गई। अब इस पैटर्न को देखिए जिसे ऑट न्यूज के डेटा एनालिसिस ने उजागर किया। बहरामपुर, जहां 2021 में बीजेपी जीती थी, वहां एडजुडिकेशन रेट सिर्फ 4.7% था। लेकिन शमशेरगंज और मानेकचक जैसी सीटें जहां टीएमसी जीती थी, वहां ये दर 40% से 60% तक पहुंच गई। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा इत्तेफाक है जो गणित के हिसाब से थोड़ा मुश्किल लगता है। चुनाव आयोग पर भी पारदर्शिता की कमी के गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि मशीन रीडेबल डेटा तब तक पब्लिक नहीं किया गया जब तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो गई। इससे स्वतंत्र विश्लेषण करना लगभग नामुमकिन हो गया। जो जानकारी जनता को समय पर मिलनी चाहिए थी, वो चुनाव से सिर्फ 2 हफ्ते पहले मिली। ये कहानी सिर्फ बंगाल के चुनाव की नहीं है। यहाँ जो हो रहा है वो पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। आइए समझते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। ये आंकड़ा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 12%। बंगाल में जो हुआ उससे यह साबित हो गया है कि किसी राज्य की पूरी वोटर लिस्ट को चुनाव से ठीक पहले 12% तक सिकोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है। अगर ये फॉर्मूला बंगाल में कामयाब हो जाता है तो इसे कहीं भी कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। कोई भी सत्ताधारी पार्टी भविष्य में किसी भी राज्य में किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर करीबी चुनावी मुकाबलों के नतीजों को अपने पक्ष में कर सकती है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तुलना 1976 के कुख्यात एडीएम जबलपुर केस से कर दी। इसे भारतीय न्यायपालिका के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है, जब इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बंगाल की लड़ाई अब ममता बनर्जी बनाम किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं रही, ये दीदी बनाम चुनाव आयोग बन गई है। यह संस्थाओं और एक चुनी हुई सरकार के बीच सीधे टकराव वाली स्थिति है। तो अंत में सवाल यही है, ये सिर्फ उन 90 लाख लोगों की कहानी नहीं है। आज सिस्टम के आगे बेबस महसूस करने वाले 27 लाख लोग हैं। लेकिन ये जो मिसाल कायम हुई है, उसके बाद अगली लिस्ट में किसी का भी नाम हो सकता है। ये हर उस भारतीय के लिए मायने रखता है जिसके लिए उसका वोट कीमती